शहर के सबसे रईस इलाके में रह रहे रणबीर सिंह के लिए आज सबसे बड़ा खुशी का दिन था। पूरा घर बहुत ही खूबसूरत सजा होता है। रणबीर सिंह के दोनों बेटों की आज शादी है। पूरा परिवार बहुत खुश है। आज एक ही 5 स्टार होटल के लॉन में दो भव्य मंडप सजे हैं। एक बहुत ही रईस घर की बेटी की तरफ के सारे लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ गरीब घर की बेटी के घर के तरफ के सारे लोग खड़े हैं। बारातियों के स्वागत के बाद मेहमान आपस में बात कर रहे होते हैं। जैसा सुना था रजवाड़ियों के बारे में, उससे भी बेहतर देखने को मिला आज। क्या भव्य स्वागत किया है इन्होंने बारातियों का, दिल ही खुश हो गया। सभी को उन्होंने एक एक सोने के सिक्के भी दिए हैं। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। पता नहीं इतने बड़े घर के लोग इन्होंने ऐसी गरीब बहू क्यों चुनी अपने लिए। ये तो इतने गरीब हैं कि चांदी का एक गिलास तक नहीं दे सकते बारातियों को। पता नहीं लड़की की किस्मत कैसे चमक गई। ऐसी बातें सुनकर बड़ी बहू अनन्या बहुत ही खुश होती है कि उसे एक गरीब देवरानी मिली है। वो अपने मन में सोचने लगती है, अच्छा हुआ इस रजवाड़ी परिवार में मैं अमीर हूँ और छोटी बहू गरीब है। अब तो मैं इसे हमेशा ताने ही दूंगी और अपने नीचे दबा कर रखूंगी। इसे इस बात को कभी भूलने नहीं दूंगी कि ये गरीब है, ताकि ये अपनी औकात न भूले। इसका हाल तो मैं ऐसा कर दूंगी कि कभी ये मेरे सामने अपना सर उठाने की हिम्मत भी न करे। दूसरी तरफ गरीब घर की बेटी सुमन ये सब सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है और अपने मन में सोच रही होती है, मैंने तो पिताजी को मना ही किया था कि इतने बड़े परिवार में रिश्ता न करें। पता नहीं क्यों पिताजी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब ये लोग कैसे कैसे ताने कस रहे हैं मुझसे तो इनकी बातें सुनी भी नहीं जा रही। अब ये अमीर लोग क्या समझेंगे कि मेरे माता पिता ने इतना सब अपनी हैसियत से बढ़कर किया है। जितना उनसे हो उन्होंने सब कुछ किया है। पैसे वालों को तो ये कम लगेगा ही। उन्होंने न जाने अपने कितने सालों की कमाई इस शादी में लगा दी और कर्जदार भी हो गए हैं। पता नहीं ये अमीर लोग इस बात को कब समझेंगे। अब कुछ देर के बाद दूल्हा मंडप में आता है और सभी लोगों की मौजूदगी में शादी संपन्न हो जाती है और दोनों बहुएं कार में बैठकर विदा हो जाती हैं। और हवेली पहुंचते ही बड़ी बहू पहले कार से उतरती है और मन में सोचती है, अरे इस बंगले के बारे में जैसा मैंने सोचा था ये तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो काफी पुराना सा लग रहा है। अंदर से कैसा होगा? मुझे तो लगता है मुझे पहले इसके इंटीरियर डिजाइन सही करवाना होगा। इसे थोड़ा मॉडर्न होने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ छोटी बहू कार से उतरती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं बंगले को देखकर, और वो मन में सोचती है, अरे बाप रे, इतना बड़ा बंगला! पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत कैसे लिख दी है। जन्म तो एक छोटी सी गरीब झोपड़ी में हुआ और ससुराल मुझे महलों सा मिल गया। क्या पता अब मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे हों, वो मुझ जैसे गरीब के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बड़े ही प्यार से सुमन और अनन्या का गृह प्रवेश होता है। दोनों एक कमरे में बैठी होती हैं। तभी उनकी सास पद्मावती देवी और उनके ससुर रणबीर सिंह उन दोनों के पास आकर बैठते हैं और उन्हें समझाते हैं, बहू मैं जानती हूँ कि तुम दोनों सोच रही होगी कि अब तक तुम दोनों की जान पहचान क्यों नहीं करवाई गई। तुम दोनों की शादी किन हालातों में हुई है ये तो तुम्हें पता ही है। इन सब में तुम दोनों को मिलवाने का समय ही नहीं मिला। बड़ी बहू तुम्हें तो पता ही है ना, हमारी छोटी बहू गरीब घर से है, तो यहाँ के तौर तरीके तुम्हें ही इसे सिखाने होंगे। हाँ, मुझे पता है कि ये गरीब घर से है। वही तो मेरी समझ नहीं आ रहा है कि आपने इस बड़े से बंगले के लिए इतनी गरीब बहू क्यों चुनी है। पता नहीं ये यहाँ कैसे एडजस्ट करेगी। मैं तो उस गरीब के साथ नहीं रह सकती हूँ। बहू कुछ दिन इस घर में रहो, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा। छोटी बहू ये तुम्हारी बड़ी जेठानी है अनन्या, इस घर की बड़ी बहू। सुमन अनन्या के पांव छूती है। तभी अनन्या उसे रोक देती है और बोलती है, बस इतना दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इतना दिखावा पसंद नहीं है। मैं इन सब में भरोसा नहीं करती। तुमने मेरे पांव छुए, मुझे अच्छा लगा। तभी वहां उसकी नंद आ जाती है और उन दोनों को बोलती है, भाभी जी आप दोनों ऐसे ही आपस में बातें करती रहेंगी या थोड़ा सा आराम भी करेंगी? शाम को और भी बहुत रस्में करनी है। अभी आप लोग आराम कर लीजिए, शाम को आपको तैयार भी होना है। आपकी मुंह दिखाई की रस्म है। तभी वो दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। शाम के वक्त बड़ी बहू अपने आईने के सामने खड़ी होती है और सजने लगती है। उसने मॉडर्न लहंगा पहना होता है, मॉडर्न गहने कपड़े पहने होते हैं और मन में सोचती है, आज मैं इस घर की छोटी बहू को दिखाऊंगी कि रजवाड़ी परिवार के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं और कैसे उनका रहन सहन होता है। वो तो देखती ही रह जाएगी। दूसरी तरफ छोटी बहू अपने कमरे में अपनी माँ की दी हुई साड़ी पहनने लगती है। तभी उसकी सास वहां आ जाती है, अरे बहू ये तुम क्या पहन रही हो? माँ जी वो मैं मुंह दिखाई की रस्म के लिए अपनी माँ की दी हुई साड़ी पहन रही हूँ। ये मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से दी है और मुझसे कहा था कि मैं मुंह दिखाई पर इसे ही पहनूं।
पर बहू, अब तुम्हें ये सब पहनने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम इस रजवाड़ी घर की बहू हो, तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। हमारे घर की बहुएं स्पेशल रजवाड़ी पोशाक पहनती हैं। मेरी बहुत तमन्ना थी कि मेरी बहुएं भी इस रजवाड़ी पोशाक को पहने, और ये रहे इसके जेवर। तुम उसे ही आज मुंह दिखाई में पहनना, मुझे अच्छा लगेगा। जी माँ जी, ठीक है, मैं आज इसको ही पहनूंगी। सुमन की सास उसे रजवाड़ी पोशाक और उससे मिलते गहने बिस्तर पर रखकर वहां से चली जाती है। तभी उसकी सास बड़ी बहू के कमरे में जाती है और देखती है कि वो आईने के सामने तैयार हो रही होती है। तभी उसकी सास बोलती है, बहू, मैं तुम्हारे लिए ये रजवाड़ी पोशाक और गहने लाई थी। आज की मुंह दिखाई में तुम इसे ही पहनना। मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे ये लहंगा दिया है पहनने के लिए, आज मैं इसे ही पहनूंगी। मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल भी हूँ, और ये पोशाक तो अब ओल्ड फैशन हो चुका है। आज के टाइम पर इसे कौन ही पहनता है। आप मेरा लहंगा देखिए, ये बिल्कुल न्यू है फैशन में। मैं तो इसे ही पहनूंगी। ठीक है बहू, तुझे जैसा ठीक लगे। अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। पद्मावती देवी कपड़े और गहने वहीं रख कर चली जाती है। दूसरी तरफ हॉल में बड़ी बहू और छोटी बहू के दहेज का सामान रखा हुआ होता है, जिसमें बड़ी बहू के सामान में एसी, बड़ा फ्रिज, सोने और हीरे के गहने, बड़ा टीवी और बड़ा लग्जरी कार की चाबी रखी होती है। वहीं दूसरी तरफ छोटी बहू के दहेज का सामान है, जिसमें कुछ छोटे बर्तन, छोटा फ्रिज और वॉशिंग मशीन रखी है, जिसे देखकर मुंह दिखाई में आए मेहमान बात करने लगते हैं। अरे भाई देखो तो, बड़ी बहू की दहेज में कितनी सारी चीजें आई हैं, और वो भी सब बहुत कीमती लग रही हैं। इससे तो घर की शोभा ही बढ़ गई। अरे छोटी बहू का सामान तो देखो। अरे घर की मान मर्यादा का ख्याल तो करते, इससे तो अच्छा वो देते ही नहीं। और इन लोगों को तो ये चीजें लेनी ही नहीं चाहिए थी, इन्होंने तो बस खाना पूर्ति के लिए दी है। असली दहेज तो बड़ी बहू लाई है। टीवी तो इतना बड़ा है कि रूम में लगा दिया जाए तो मिनी होम थिएटर बन जाए। थोड़ी देर बाद वहां बड़ी बहू भी आ जाती है और ये सब सुनकर मन में बोलती है, अरे वाह, मेरे घर वालों को पता है कि बड़ी सी रजवाड़ी घर में कैसा दहेज देना चाहिए। क्या दहेज दिया है उन्होंने। सभी एक से बढ़कर एक सामान है। लोगों की तो नजर ही नहीं हट रही है इस सामान से। आखिर अमीर बहू लाने का फायदा तो है। थोड़ी देर में छोटी बहू भी वहां आ जाती है और बड़ी बहू छोटी बहू को ताना देते हुए बोलती है, तुम्हारे माँ बाप को इतना भी नहीं पता था कि बड़े घर में शादी कर रहे हैं तो दहेज कैसा देना चाहिए। ये सब तुम क्या लेकर आ गई हो। इसे कोई इस्तेमाल भी नहीं करेगा यहाँ। कम से कम हैसियत देखकर तो सामान लाती। दीदी, मेरे माँ बाप ने अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत कुछ दिया है, और मेरे ससुराल वालों को पता था कि मेरे घर वाले दहेज नहीं दे पाएंगे, फिर भी उन्होंने इतना कुछ दिया है। ये सब जानते हुए भी मेरे ससुराल वाले इस शादी के लिए मान गए। इतनी देर में उसके ससुर जी भी वहां आ जाते हैं और बातें सुन लेते हैं और उनसे पूछते हैं, अरे बहू, तुम दोनों आपस में क्या बात कर रही हो। कुछ नहीं पिताजी, मैं छोटी बहू को बता रही थी कि बड़े घर में दहेज कैसा होना चाहिए। अरे हमें तो दहेज नहीं चाहिए था, पर वो तुम दोनों के माता पिता की जिद थी कि वो अपनी बेटी को तोहफा देना चाहते हैं, इसलिए हमने रुक लिया। नहीं तो हमें इन सब की क्या जरूरत है। हम तो खानदानी रईस हैं। ये सब तोहफे तुम दोनों के हैं तो तुम दोनों ही से रखो। तभी उनकी सास पद्मावती, अरे देखो, तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी बातें कर रही हो और वहाँ सारी औरतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चलो चलो, तुम दोनों जल्दी से हॉल में आ जाओ। कुछ समय बाद दोनों बहुएं हॉल में आती हैं। हॉल में काफी औरतें बैठी हैं। दोनों बहुओं ने बिल्कुल अलग पोशाक पहनी होती है। छोटी बहू ने राजस्थानी पोशाक पहनी होती है और बड़ी बहू ने मॉडर्न लहंगा पहना होता है। इसे देख के सभी वहां बात बनाने लगते हैं। हाय राम, ये पद्मावती देवी ने कैसी बहुएं चुनी है। दोनों ही बहुएं इतनी अलग अलग पोशाक में। छोटी बहू के पोशाक तो देखो, बिल्कुल किसी रजवाड़ी परिवार की राजकुमारी लग रही है, और ये गहने भी इस पर खूब जच रही हैं। बिल्कुल रजवाड़ी बहू लग रही है। और ये बड़ी बहू, लगता ही नहीं है कि रजवाड़ी खानदान की बहू है। अपनी मुंह दिखाई पर ऐसे कपड़े कौन पहनता है। ये लहंगा तो इसे मेरी सास ने दिया है, जो इस लड़की ने पहना है, और ये लहंगा जो मैंने पहना है वो मेरी माँ की दी हुई है। बिल्कुल न्यू लेटेस्ट डिजाइन है। हाँ दीदी, ठीक कह रही हो। मेरी माँ ने भी मुझे अपनी हैसियत के हिसाब से साड़ी दी थी पहनने के लिए, पर मेरी सास इतने प्यार से ये पोशाक लेकर आई थी तो मैं उन्हें मना कैसे कर सकती थी, इसलिए मैंने इसे ही पहन लिया। ये सारी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सुमन की ओर तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, इनकी छोटी बहू गरीब भले है पर बहुत संस्कारी है। अगर ऐसे ही रहा तो इसे इसके ससुराल में खूब मान सम्मान मिलेगा। पद्मावती देवी के तो भाग्य ही चमक गए हैं। क्या बारीकी से बहुएं चुनकर लाई हैं।
सभी लोग बहुओं की मुंह दिखाई का तोहफा देते हैं और तोहफा देकर वहां से चले जाते हैं। तभी घर के सारे लोग, नंद, सास, ससुर, ये लोग दोनों बहुओं को तोहफा देते हैं। कोई हीरो का हार, कोई सोने का हार देते हैं। तभी बड़ी बहू बोलती है, अरे आप सबको ये सब देने की क्या जरूरत थी? अरे बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, ये तोहफे तो तुम्हारा हक है, इतना तो हमें तुम्हें देना ही था। पर मैं तो ये कह रही थी कि इतने सस्ते तोहफे देने की क्या जरूरत थी। मैं तो सोच रही थी कि आप सब कुछ बड़ा दोगे मुझे। क्या बहू, क्या कहा बहू तुमने? हैं? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। दूसरी तरफ छोटी बहू सारे तोहफे देखकर बहुत हैरान हो जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी इन सब की क्या जरूरत थी, इतने सारे तोहफे? तुम कहना क्या चाहती हो बहू? माँ जी इतने महंगे तोहफे का मैं क्या ही करूँगी, इन्हें कहाँ संभाल के रखूंगी, और ये सारे तोहफे कितने महंगे हैं। अरे बहू, ये इस रजवाड़ी परिवार की परंपरा है। घर की नई बहुओं को मुंह दिखाई में सभी तोहफे देते हैं और तुम दोनों के लिए हमारा प्यार है और ये तुम्हें रखना ही पड़ेगा और आगे भी तुम्हें ऐसे तोहफे मिलते रहेंगे। अब तुम इन सब की आदत डालो। चलो अब तुम दोनों बहुएं आराम कर लो। कल सुबह तुम दोनों की पहली रसोई की रस्म भी होगी जिसमें तुम्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और अगले दिन छोटी बहू जल्दी सुबह उठकर नहाकर घर के मंदिर में आरती कर रही होती है। पूजा की घंटी की आवाज से पूरा घर उठ जाता है और बड़ी बहू बोलती है, ओह ये सुबह सुबह कैसा शोर है, ये सुबह सुबह कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है, कोई तो इसे बंद करो। इतना बोलकर बड़ी बहू अपने कान पर तकिया लगाकर दोबारा सो जाती है। दूसरी तरफ उनके सास ससुर अपने कमरे में बातें कर रहे होते हैं। अरे वाह, लगता है हमारी दोनों बहुएं सुबह सुबह उठकर पूजा कर रही है। भगवान ने हमें दोनों ही बहुएं बहुत ही संस्कारी दी है। पूजा के बाद छोटी बहू रसोई में चली जाती है। रसोई में जाते ही वो हैरान हो जाती है। इतना मॉड्यूलर और बड़ा किचन देखकर वो समझ नहीं पाती कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। वो किचन में रखे सारे सामान को अच्छे से देखने लगती है। वो देख ही रही होती है कि तभी घर का नौकर उसके पास आता है और बोलता है, छोटी बहू, आप इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हैं? अरे माँ जी ने देख लिया तो मुझे बहुत डांटेंगी। भैया आपको शायद नहीं पता पर आज मेरी पहली रसोई है इस घर में, मैं तो उसी के लिए आई थी। पर इतना बड़ा किचन देखकर मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इस किचन में ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। ये मेरे लिए सब चीजें बहुत नई हैं। हाँ, ये मॉड्यूलर किचन है ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रही है। ये सारी चीजें आधुनिक हैं। आप मुझे बताओ, मैं सब कर दूंगा। नहीं नहीं, आप बस मुझे बताओ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी, बाकी मैं सब खुद कर लूंगी। ये मेरी पहली रसोई है। वहां पर और भी नौकर आ जाते हैं। सभी छोटी बहू की मदद करते हैं। उन्हें जिस भी चीज की जरूरत होती है उसे वो सब ला कर देते हैं और उसे सारी चीजें इस्तेमाल करना भी बता देते। तभी 8 बजे बड़ी बहू मॉडर्न साड़ी में अकड़ में आती है। तभी छोटी बहू बोलती है, दीदी आप अभी आ रही हो? आज हमारी पहली रसोई की रस्म है। हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगी। कुछ देर बाद छोटी बहू किचन से निकलकर सबके लिए खीर लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर सबको खीर सर्व करती है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे वाह बहू, खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, मजा आ गया। और बड़ी बहू तुमने कुछ नहीं बनाया? तुम्हारी भी तो आज पहली रसोई है। बस कुछ देर और माँ जी, अभी आता ही होगा। थोड़ी देर बाद वहां फूड डिलीवरी वाला आ जाता है खाना लेकर। तभी बड़ी बहू नौकरों से बोलती है, खाना आ चुका है, बाहर जाओ जाकर ले आओ। नौकर खाना लेकर आता है तो बड़ी बहू बोलती है, ठीक है अब तुम ही सबको खाना दे दो। तभी नौकर रमेश सबको खाना देता है और बड़ी बहू बोलती है, माँ जी आज पहली रसोई में मैंने 5 स्टार होटल से सबके लिए लंच मंगवाया है। शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, गार्लिक नान, सब कुछ है। बहू तुझे पता नहीं है क्या कि पहली रसोई में बहू को खुद से खाना बनाना होता है? माँ जी ये तो ओल्ड फैशन रस्म है, अब इनमें कौन मानता है। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। जब घर में इतना पैसा हो, इतने नौकर हो, तो खुद काम करने की क्या जरूरत है। छोटी बहू तुम भी कुछ सीखो अपनी जेठानी से, तुम्हें भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे घर में इतने नौकर हैं, तुम उनसे कोई भी काम करवा सकती हो। पर पिताजी जो काम मैं खुद कर सकती हूँ उन्हें मैं दूसरों से क्यों करवाऊँ? अच्छा तुझे काम करने के बहुत शौक है ना, अब मैं तुझे बताती हूँ। कुछ दिनों बाद बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों ही बालकनी में खड़ी होकर आपस में बात कर रही होती हैं। सुमन तुम्हें काम करना बहुत पसंद है ना, तो अब से घर का सारा काम तुम ही करोगी। मेरे सारे कपड़े भी तुम ही धोगे और किचन की सफाई भी तुम ही करोगी। ठीक है दीदी, जैसा आप बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी सारी बातें उनकी सास पीछे से सुन लेती है और उनके पास आकर उनसे बोलती है,
बड़ी बहू, जब घर में इतने नौकर हैं तो तुम छोटी बहू को काम क्यों बता रही हो? क्या तुम छोटी बहू से काम करवाना चाहती हो? मैं कहाँ इससे काम करने के लिए कह रही हूँ माँ जी, ये तो छोटी बहू की ही जिद है कि इसे काम करना है। उनका मानना है कि मेरे होते हुए घर का काम नौकर क्यों करेंगे। छोटी बहू, अब तुम मुझे बताओ, क्या ये बात सच है? हाँ माँ जी, ये सच है। जब मैं हूँ तो काम नौकर क्यों करेंगे? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। बहू, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम काम करने की चाह रखती हो, पर बहू, अब ये तुम्हारा गांव नहीं, रजवाड़ी परिवार है। यहाँ हर काम के लिए नौकर हैं। तुम्हें तो चाहिए कि जो काम तुम उन्हें बोल सकती हो, बस तुम यहाँ अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ही रखो। ठीक है माँ जी। उसकी सास उसे समझाकर वहां से चली जाती है। तभी कुछ देर में उसकी सास कमरे में दवाइयां ढूंढ रही होती है। वो बिस्तर के नीचे देखती है, ड्रॉर में देखती है और उन्हें दवाइयां नहीं मिलती। वो नौकर रमेश को आवाज लगाती है, अरे रमेश, जरा इधर सुनना, कहाँ रह गए? उनकी आवाज सुनकर छोटी बहू उनके पास आती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना? हाँ बहू, सब ठीक है, बस मेरी दवाइयाँ कहीं मिल नहीं रही हैं। पता नहीं मैंने कहाँ रख दी हैं। माँ जी, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए आप नौकरों को आवाज क्यों देती हो? मैं अभी आपकी दवाइयाँ ढूंढ कर देती हूँ, आप यहाँ बैठिए। छोटी बहू दवाइयां ढूंढने लगती है। उसे वो दवाइयां कमरे में रखे टेबल के कोने में पड़ी मिलती हैं। वो अपनी सास के पास वो दवाइयां लेकर जाती है। माँ जी, क्या आप यही दवाइयाँ ढूंढ रही थी? हाँ बहू, मैं तो यही दवाइयाँ ढूंढ रही थी। शुक्रिया बहू, तुम सबका कितना ध्यान रखती हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस घर में बहू बनकर आई हो। दोनों सास बहू आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी वहां बड़ी बहू अनन्या आ जाती है और वो अपनी सास से पूछती है, क्या बात है माँ जी, आप आवाज लगा रही थी? हाँ बहू, मैं दवाइयाँ ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी, पर छोटी बहू ने मेरी दवाइयाँ ढूंढ कर मुझे दे दी। ओह अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। कुछ समय बाद पूरा परिवार, सास ससुर, नंद, बड़ी बहू, छोटी बहू, दोनों के पति सभी गार्डन में बैठे होते हैं। तभी सास बोलती है, मुझे ना आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। ये रोज रोज नौकरों के हाथ का खाना खाकर तो मेरा मन उब गया है। मुझे दाल बाटी चूरमा या लिट्टी चोखा ऐसा कुछ खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे भाग्यवान, इतने नौकर हैं घर में, किसी से भी बोल दो बनाने के लिए, जो भी तुम्हारा मन हो। मैं नौकरों को क्यों बोलूं? जब घर में दो दो बहुएं हैं, वो मेरी इच्छा पूरी करेंगी ना। माँ जी, पर मुझे तो ये सारी चीजें बनानी ही नहीं आती है। मैंने तो कभी किचन में काम भी नहीं किया है। पर छोटी बहू है ना, छोटी बहू ये सारे काम बड़ी आसानी से कर लेगी, क्यों, है ना? हाँ माँ जी, आप मुझे बताइए आपको क्या खाने का मन है, मैं सबके लिए आज वही बना देती हूँ। अरे बहू, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम्हारे ससुर जी सही तो कह रहे हैं, इतने नौकर तो हैं घर में, मैं उनसे बोल दूंगी, वो खाना बना देंगे। माँ जी, मेरा भी मन है आप सबके लिए खाना बनाने का। आप मुझे बताइए ना, मैं बना देती हूँ खाना। ठीक है बहू, जो तुझे अच्छा लगे वो तू बना दे सबके लिए। छोटी बहू खुशी खुशी किचन में जाती है और सारे सामान के बारे में नौकरों से पूछती है। किचन में खड़ा रमेश उसे सारी चीजें बताता है। रमेश भैया, आज का खाना मैं बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ दाल बाटी चूरमा बनाने की। पर छोटी बहू, आप काम क्यों कर रही हैं? मैं हूँ ना, आप मुझे बताइए, मैं सब कर दूंगा। नहीं, आज आप मुझे बताइए, मैं सब करूंगी। आप मुझे बताइए कि सारे मसाले कहाँ रखे हैं। रमेश उसे सारी चीजें निकाल कर दे देता है और छोटी बहू खाना बनाने लगती है। रात होते ही पूरा परिवार खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। छोटी बहू खुद ही खाना लेकर आती है और सर्व करने लगती है। तभी उसकी सास टोकती है, अरे बहू, तुम क्यों सर्व कर रही हो? नौकर है ना, उन्हें दे दो, वो सबको खाना सर्व कर देंगे। नहीं माँ जी, खाना मैंने बनाया है तो सर्व भी मैं ही करूंगी। सास ससुर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और छोटी बहू सभी को खाना सर्व करती है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। तभी उसके ससुर रणबीर सिंह बोलते हैं, क्या बात है बहू, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। आज बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आ रही है खाना खाकर। इसमें अलग क्या ही है पापा जी, सिंपल सा तो खाना है। अगर यही खाना था तो पहले बोल देते, मैं 5 स्टार होटल से मंगवा देती, इससे तो अच्छा ही आ जाता। बहू, 5 स्टार होटल और बहू के हाथ के खाने में फर्क होता है। हमें तो ये बहुत ही अच्छा लगा। हमें तो आज तक ये नहीं पता चला कि तुम कैसे खाना बनाती हो। आज तक तुमने अपने हाथ से खाना बनाया ही नहीं है। हाँ भाभी, हमने तो आपके हाथों का खाना चखा भी नहीं है। आपकी पहली रसोई में भी आपने बाहर से ही खाना मंगवाया था। और छोटी भाभी को देखिए, वो कितना अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाएगी अच्छा खाना? गरीब घर से जो आई है, आप सबको इम्प्रेस करने के लिए दिखावा तो करेगी ही ना। ऐसी बात नहीं है बहू, ऐसी बात नहीं है बहू। गरीब घर की हो या अमीर घर, हमारे लिए वो अब इस घर की बहू है। आपने बताया नहीं कि क्यों आपने गरीब घर की इस लड़की को इस घर की बहू बनाया है।
अच्छा बहू, तुम बार बार यही जानना चाहती हो ना कि हमने गरीब लड़की को इस घर की बहू क्यों बनाया है, तो ठीक है, आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। इतना कहते ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि सोफे पर पंडित जी बैठे होते हैं और वहां पर रणबीर सिंह जी, उनकी मां मालती देवी, पद्मावती देवी बैठी होती हैं। तभी पंडित जी सारी लड़कियों की तस्वीर लिए बैठे होते हैं। ये देखिए माँ जी, ये लड़की का नाम अनन्या है, बड़े ही घर की बेटी है और गुनी भी। अभी अभी इसकी पढ़ाई पूरी हुई है। पंडित के हाथ से तस्वीर लेते हुए, वाह पंडित जी, ये लड़की मुझे मेरे बड़े पोते के लिए पसंद है। देख तो पद्मा, ये लड़की तुझे कैसी लग रही है? माँ जी, आपकी पसंद कोई काट सकता है भला? जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद होगी। पंडित जी, हमें अपने बड़े पोते के लिए ये बहू पसंद है, हमने इसे चुन लिया है। हमें बस अब मेरे छोटे पोते के लिए एक शांत सी लड़की दिखाइए जो इस घर की परंपरा को समझ सके। पंडित जी अपने बैग से तस्वीर निकाल रहे होते हैं, तभी उनके बैग से सुमन की तस्वीर गिर जाती है और मालती देवी वो तस्वीर उठा लेती है। अरे वाह, ये लड़की तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये तस्वीर आपने हमें क्यों नहीं दिखाई पंडित जी? अरे पर माँ जी, वो कोई परवाह नहीं, मुझे अपने छोटे पोते के लिए ये लड़की पसंद है बस, और यही हमारे घर की बहू बनेगी। आप बस आगे बात चलाइए। ठीक है माँ जी, जैसा आप ठीक समझे। हुक्म, मैं उनसे बात करके आपको सारी खबर देता हूँ। कुछ समय बाद मालती देवी की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें जल्दी से अस्पताल के आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। आईसीयू के बाहर रणबीर सिंह और उनकी पत्नी पद्मावती देवी और उनके दोनों बेटे खड़े होते हैं। तभी वहां डॉक्टर आते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो है ना? सॉरी, हम आपकी माँ को बचा नहीं पाए। पूरा परिवार दुखी हो जाता है। घर पर बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। सामने मालती देवी की तस्वीर पर हार लगा होता है और सभी लोग रो रहे होते हैं। तभी रणबीर सिंह अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए बोलते हैं, माँ, मुझे पता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा थी कि तुम अपने पोतों की शादी देखो, पर सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हम भी कुछ नहीं कर पाए। माँ, पर तुमने जैसा चाहा था, हमने पोतों के लिए वैसे ही उनकी शादी करवाऊंगा। कुछ दिन बाद शादी के लिए दोनों लड़कियां पसंद कर ली जाती हैं, पर पंडित जी रणबीर सिंह के पास आते हैं और बोलते हैं, हुक्म, आपके छोटे बेटे के लिए जो माँ जी ने लड़की पसंद की थी वो गरीब घर की है। मैं उन्हें ये बताना चाहता था पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तो क्या हुआ अगर वो गरीब घर की है? अगर मेरी माँ ने चुना है तो कुछ सोच कर ही चुना होगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप बात आगे बढ़ाइए। कुछ समय बाद शादी तय होती है और इतने बड़े घर का रिश्ता गरीब परिवार भी ठुकरा नहीं पाए और शादी का दिन आ जाता है और शादी हो जाती है। कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है और अनन्या अपने मन में बोलती है, अच्छा, तो ये मुसीबत मेरी दादी सास की साजिश थी। उन्हीं की वजह से ये गरीब घर की लड़की मेरे गले पड़ गई है। कुछ देर बाद वही वकील आते हैं। तभी रणबीर सिंह उनके पास जाते हैं। पूरा परिवार वहां मौजूद होता है। आइए वकील साहब, आपको जैसे मैंने इस घर में प्रॉपर्टी के पेपर बनवाने को बोले थे वो तैयार हो गए हैं क्या? किस चीज के पेपर्स पापा जी? अभी ही तो तुम्हें बताया बहू कि समय का कोई भरोसा नहीं है। इंसान कब बैठे बैठे भगवान को प्यारा हो जाए कुछ कह नहीं सकते। पापा जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ बहू, समय का कुछ पता नहीं है कब बदल जाए। इसलिए समय रहते मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा अपने दोनों बेटों में कर दूंगा। नहीं नहीं पिताजी, मैं इस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं चाहती। आप वकील साहब को वापस भेज दीजिए। मेरी जेठानी मेरी बड़ी बहन जैसी ही तो है। अगर भविष्य में मुझे अपनी जेठानी के साथ रहना पड़े या उनके अनुसार काम करना पड़े तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनके साथ भी बिल्कुल वैसे ही रहूंगी जैसी मैं आज आपके साथ हूँ। तुम ये क्या कह रही हो? हाँ दीदी, मैं ठीक ही कह रही हूँ। आप मेरी बड़ी बहन जैसी ही तो हो। मेरी दोनों बहुएं बिल्कुल खरा सोना है। छोटी बहू भले ही गरीब है पर बहुत ही ज्यादा समझदार है। देखा बड़ी बहू, तुम्हारी देवरानी तुमसे कितना प्यार करती है और तुम हमेशा उसके गरीब होने पर उसे ताना देती रहती हो। उसे कभी समझने की तुमने कोशिश ही नहीं की और छोटी बहू ने हमेशा तुम्हें अपनी बड़ी बहन की तरह माना है। आप सही कह रहे हैं पिताजी। मैंने कभी अपनी देवरानी को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं जैसा देवरानी जी सोचती हैं। पर मैं अब सब समझ चुकी हूँ। सुमन सही कह रही है। आप वकील साहब को वापस भेज दीजिए। मेरी सोच बहुत गलत थी। पैसे के लालच में मैं अंधी हो चुकी थी। मैं अब खुद भी नहीं चाहती कि इस प्रॉपर्टी का भी बंटवारा हो। उन दोनों की बात सुनकर सास ससुर दोनों एक दूसरे की तरफ खुशी से देखते हैं और तभी सास बोलती है, आपने देखा ना, आप तो बस बेवजह परेशान हो रहे थे। मैं न कहती थी मेरी दोनों बहुओं को पैसों का कोई घमंड नहीं है।
मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी बहुएं मिली हैं। बात तो तुम सही कह रही हो पद्मा, आज मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा हो गया। मेरी दोनों ही बहुएं एक परफेक्ट रजवाड़ी बहुएं हैं। भैया आज तुम दोनों ने मेरा दिल जीत लिया है, मैं आज बहुत खुश हूँ। भाग्यशाली तो हम हैं पिताजी कि हमें आप जैसे ससुर और माँ जी जैसी सास मिली है, वरना मुझ जैसी गरीब को तो सपने में भी ऐसा परिवार नहीं मिलता। बस आप दोनों की वजह से मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। मुझे तो सास ससुर के साथ साथ एक छोटी बहन भी मिली है, जिसने मुझे आज ये सिखा दिया कि परिवार के साथ मिलकर रहना ही असली सुख है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखकर खुलकर हंसते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।